दृढ़ निश्चय तलवार बन जाता है और हौसले कवच, वहाँ हर संघर्ष विजय के द्वार खोलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम हमारे पद। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और ये है वो मंच जहां हम आप तक लेकर आते हैं गाथाएं उन विरले देशवासियों की जो अपना पूरा जीवन समाज निर्माण, देश निर्माण और हमारे आपके जीवन को बेहतर लगाने में ही खपा देते हैं। ये है हमारे पद। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब कलाएं बोलती हैं। हमारे पद्म के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे देश के ऐसे अनमोल रत्नों, ऐसे कलाकारों से जिन्होंने हमारे देश की समृद्ध संस्कृति को संजोने और उसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का भी महान काम किया है। इन्होंने कला को जीवन और जीवन को कला बना दिया। ये है हमारे पद। ये आकाशवाणी है। रेडियो एक ऐसा माध्यम जो शब्दों को ध्वनि ही नहीं बल्कि आम इंसान की मजबूत आवाज उनकी ताकत बना देता है। और इसे जन संचार का सशक्त माध्यम बनाने में जिन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया उनमें आता है नाम डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर का। देश के पहले विज्ञान संपादक और रिपोर्टर, जिन्होंने कह सकते हैं कि देश में विज्ञान क्रांति की नींव रखी। विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में अपने कार्यक्रमों के माध्यम से गांवों में ग्राम सभाओं का आयोजन करते थे जहां वैज्ञानिक सीधे आम लोगों से रूबरू होते थे। देश में सामुदायिक रेडियो को आकार देने में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान है। ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में आपके अनुपम कार्यों के लिए ही देश का रहा है आपको सलाम। आवाज सिर्फ एक माध्यम नहीं होती, कई बार उन लोगों की पहचान बन जाती है जिनकी बात अक्सर कहीं सुनाई नहीं देती। भारत में जब संचार के साधन सीमित थे और गांव की आवाज दूर तक नहीं पहुंच पाती थी, तब एक व्यक्ति ने मीडिया को सिर्फ प्रसारण नहीं बल्कि जन संचार का सशक्त माध्यम बना दिया। ये कहानी है डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आवाज को समाज से जोड़ने में समर्पित कर दी। रसायन विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर राममूर्ति ने 1970 में ऑल इंडिया रेडियो से अपने प्रसारण करियर की शुरुआत की, जहां वे देश के पहले विज्ञान संपादक और रिपोर्टर बने। इसके बाद दूरदर्शन में उन्होंने विज्ञान और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों को एक नई दिशा दी। And I had a maternal uncle who was blind and orthopedically handicapped. We used to be मेरे एक मामा थे जो शारीरिक रूप से अक्षम थे, तो हम उनके लिए किताबें और अखबार पढ़ा करते थे। उन्होंने मेरे अंदर पत्रकारिता का आत्मविश्वास जगाया। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे स्वदेश मित्र नाम के एक अखबार से मिलवाया। वहाँ मुझे विज्ञान पर लिखने का मौका मिला। उसके बाद जब मैंने पीएचडी पूरी की तो मुझे ऑल इंडिया रेडियो में काम करने का मौका मिला, जहाँ मैंने पहले विज्ञान रिपोर्टर के रूप में कार्य किया। ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क in 1976. डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर ने उस समय कई ऐसे प्रयोग किए जो उस समय अपने आप में अनोखे थे। गांव-गांव में विज्ञान सभाओं का आयोजन, जहां वैज्ञानिक सीधे लोगों से संवाद करते थे, और नैरो कास्टिंग जैसी पहल, जिसने खास समुदायों के लिए कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, मीडिया सिर्फ जानकारी देने का माध्यम नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने और सशक्त बनाने का जरिया होना चाहिए। डॉक्टर श्रीधर के साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और अगर ये कहा जाए कि ही इज़ अ मैन ऑफ इनोवेशन, चाहे वो इनोवेशन टेक्नोलॉजी में हो, चाहे प्रोग्रामिंग फॉर्मेट में हो या कंटेंट में हो, ही वुड ऑलवेज थिंक ऑफ न्यू थिंग इन डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। उससे उनको एडवांटेज ये रहा कि जब कोई इनोवेशन वो करते थे तो टीम को एक साथ ले जाने के लिए, टीम को मोटिवेट करने के लिए ही वॉज वेरी सक्सेसफुल।
डॉक्टर श्रीधर मानव का विकास डॉक्टर श्रीधर का मानव का विकास बच्चों के लिए सबसे लंबा चलता हुआ विज्ञान रेडियो सीरियल है, जो 200 से ज्यादा चैनलों पर 144 एपिसोड में और 18 भाषाओं में प्रसारित हो चुका है। ये वाकई विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने में एक बेहतरीन उपलब्धि है। वो कम्युनिटी रेडियो के पहले पायनियर थे और उन्होंने देश का पहला कम्युनिटी रेडियो शुरू किया था, इसलिए उन्हें भारत में कम्युनिटी रेडियो का पिता माना जाता है। डॉक्टर राम मूर्ति का सबसे बड़ा योगदान सामुदायिक रेडियो के क्षेत्र में रहा। उन्होंने भारत में सामुदायिक रेडियो की नीतियों और दिशा निर्देशों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 2004 में अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई से देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन अन्ना एफएम शुरू किया। एक ऐसा मंच जहां आवाज लोगों के द्वारा और लोगों के लिए थी। आज भी वो इसी ऊर्जा के साथ सामुदायिक मीडिया और पॉडकास्ट के माध्यम से सक्रिय हैं। उनका जीवन ये बताता है कि जब आवाज सही दिशा में उठती है तो समाज को बदलने की ताकत बन जाती है। सामुदायिक रेडियो और जमीनी स्तर पर प्रसारण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए डॉक्टर राम मूर्ति श्रीधर को पद्मश्री के सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई। पुरातत्व अवशेषों से प्राप्त इस तरह की मूर्तियां मुझे बहुत अचंभित करती हैं। क्यों? क्योंकि उस दौर की संस्कृति को हमारे सामने रखती है। लेकिन हमारी मौजूदा सांस्कृतिक धरोहर जो बहुत समृद्ध है, जो देश के कोने कोने में फैली है, उन्हें संरक्षित करके वर्तमान के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने का काम भी तो हम ही को करना है। और ऐसा ही काम कर रहे हैं नागालैंड के संग्युसंग एस पोंगनर, जो आओ समुदाय के रीति रिवाज, उनकी लोक कलाएं, उनकी मौखिक परंपराएं, इन सब को सहेजने का काम कर रहे हैं। इसलिए लोग उन्हें कहते हैं गुरु संग्युसंग एस पोंगनर। अपने इन्हीं अद्भुत प्रयासों के लिए उन्होंने प्राप्त किया पद्म पुरस्कार। नागालैंड की पहाड़ियों में जहां प्रकृति, परंपरा और संस्कृति एक साथ सांस लेते हैं, वहीं से उभरती है एक ऐसी कहानी जो समय के साथ बदलती दुनिया में अपनी जड़ों को थामे रखने की मिसाल है। ये कहानी है संग्युसंग एस पोंगनर की, एक ऐसे लोक कलाकार जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी संस्कृति को जीवित रखने में समर्पित कर दी। मोकोकचुंग जिले के उंगमा गांव में जन्मे संग्युसंग पोंगनर आओ नागा समुदाय से आते हैं, जहां लोकगीत, नृत्य और बुजुर्गों की कहानियां जीवन का अभिन्न हिस्सा होती हैं। इन्हीं परंपराओं के बीच पले बढ़े पोंगनर के भीतर अपनी संस्कृति के प्रति गहरा लगाव और जिम्मेदारी का भाव विकसित हुआ। मुझे बचपन से ही अपने परंपरा और संस्कृति में गहरी रुचि रही है, इसलिए मैं हमेशा अपने पिता और बड़ों से अपने संस्कृति के बारे में सीखता रहा। उनकी सीख और मार्गदर्शन से प्रेरित होकर मैंने इस कला को आगे बढ़ाया और सीखने के बाद देश विदेश में कई प्रस्तुतियां भी दी। पिछले 60 वर्षों से अधिक समय से संग्युसंग आओ नागा लोक परंपराओं को संजोने और आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने एक कलाकार, संगीतकार, निर्देशक और गुरु के रूप में लोकगीतों, नाटकों, नृत्य और मौखिक परंपराओं को जीवित रखने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने इन्हें सहेजने का संकल्प लिया। उनका घर एक गुरुकुल बन गया, जहां वे नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति की शिक्षा देते हैं। जो भी मैंने सीखा है उसका मैं रोज अभ्यास करता हूँ। मैं आने वाली पीढ़ी को भी यह संस्कृति सिखाना चाहता हूँ।
अगर कोई मुझसे सीखना चाहता है तो उसे सिखाने के लिए मेरे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। 81 वर्ष की उम्र में भी गुरु संगयु संग पोंगनर अपनी संस्कृति की उस लौ को जलाए हुए हैं जो पीढ़ियों को जोड़ती है। उनका जीवन ये सिखाता है कि परंपराएं सिर्फ इतिहास नहीं होती बल्कि पहचान होती हैं, जिसे सहेजना और आगे बढ़ाना हम सब की जिम्मेदारी है। आओ नागा समुदाय की इस अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने के लिए गुरु संगयु संग एस पोंगनर को पद्मश्री के सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई। ये है तानपुरा, आप सब जानते ही होंगे, है ना। तानपुरा हो या सितार हो, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं और इनको साधने के लिए तानपुरा तो हम गाने में यूज करते हैं, सरगम के लिए यूज करते हैं, लेकिन तानपुरे जैसी तमाम जो वाद्य यंत्र होते हैं जब हम उन्हें अपना मान लेते हैं तो उनके साथ ही जिंदगी बिताते हैं। और ऐसे में मेरे को ध्यान आ रहा है राजस्थान के एक ऐसे वाद्य कलाकार का जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट बजाते जिसके बारे में हमने आपने बहुत कम सुना है, और ये है भपंग वाद्य। भगवान शिव के डमरू से प्रेरित होता है, ये इसे टॉकिंग ड्रम भी कहते हैं। और गफरुद्दीन मेवाती जोगी 3 साल की छोटी उम्र से जो इसे बजाना शुरू किया तो 60 वर्षों के बाद भी वे आज तक इस भपंग वाद्य से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि विदेशों तक भी उन्होंने इसकी धुन को पहुंचा दिया है। जिस तरीके से उन्होंने भपंग वाद्य को संरक्षित किया है, पीढ़ियों को इससे जोड़ा है, इसीलिए तो उन्होंने हासिल किया है पद्मश्री का सम्मान। अरे सावरी डाला में दड़ी सवारा। राजस्थान की धरती जहां लोक परंपराएं सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि जीवन के हर रंग में बसती हैं। जहां हर सुर एक कहानी कहता है और हर धुन पीढ़ियों की विरासत को आगे बढ़ाती है। इसी धरती से उभरती है एक ऐसी आवाज जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि इतिहास को जीवंत कर देती है। यह कहानी है गफरुद्दीन मेवाती जोगी की। एक ऐसे लोक कलाकार जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भपंग वाद्य कला को समर्पित कर दी। भपंग एक ऐसा अनूठा वाद्य जिसे बोलने वाला वाद्य कहा जाता है, जिसकी हर थाप मानो कोई कथा कहती है। और इसी भपंग की थाप पर गफरुद्दीन मेवाती जोगी पांडुन का कड़ा परंपरा यानी पांडवों का दोहा, महाभारत की गाथाएं और ब्रज के लोकगीतों को जीवंत कर देते हैं। गफरुद्दीन मेवाती जोगी का ये सफर महज 3 साल की उम्र में शुरू हो गया था, जब वे अपने पिता स्वर्गीय बुद्ध सिंह जोगी के साथ गांव-गांव मेले ठेलों में भपंग बजाते थे। यही भपंग उनके घर का सहारा और धीरे धीरे उनकी पहचान बन गई। मेरे पिताजी श्री बुद्ध सिंह, स्वर्गीय श्री बुद्ध सिंह जी, वो जोगा सरंगी बजाते थे और मैं इस भपंग को बजाता था। तो हम घर घर जाते थे गाँवों में पहले मांगने के लिए, उससे हमारे घर में आटा आता था। हमारे यहाँ 3.5 साल के बच्चे को ही साथ में लगा लेते हैं और घरों पे जाते रहते हैं। तो हर घर पे अपने भजन है, कहीं रसिया है, कहीं पन्नों का कड़े के उसमें से गाते रहते थे, हम गाते थे। और उस आधार पर हमारा आज ये सफ़र यहाँ तक पहुँचा। आज गफरुद्दीन मेवाती जोगी 2500 से अधिक दोहों को अपनी स्मृति में सजोए हुए हैं और 60 से अधिक देशों में अपनी प्रस्तुति देकर इस लोक कला को विश्व मंच तक पहुंचा चुके हैं।
भगवान शिव के डमरू से प्रेरित ये भपंग मानो उनकी जीवन की लय बन गया है। पिताजी पांडवों के कड़ा, जिसे महाभारत कहते हैं, वे उनके इकलौते लोक गायक हैं जो इस क्षेत्र में बहुत ही पॉपुलर हैं, जिसके पांडवों के कड़े महाभारत में 2500 से 2800 3000 के समथिंग दोहे हैं जो लिपिबद्ध हैं। वो पिताजी उनको कंठस्थ हैं। गफरुद्दीन मेवाती जोगी के लिए यह कला सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक ऐसी साधना है जिसने न सिर्फ जीवन संवारा बल्कि एक पूरी विरासत को संजोकर अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम किया। लोक कला के संरक्षण और इस अमूल्य विरासत को जीवित रखने के लिए गफरुद्दीन मेवाती जोगी को पद्मश्री के सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई। सुनिए आपने ये ढोलकी कितनी मनमोहक थी, है ना। वैसे ढोलकी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन जब गुजरात के जूनागढ़ के मीर हाजी भाई रमकड़ू की ढोलकी बजती है ना, तो लोगों की सांसें मानो थम सी जाती हैं। और क्यों ना हो, अपनी जिंदगी के 6 दशक से अधिक का वक्त जो उन्होंने दिया है इसी ढोलकी की कला को साधने के लिए। यही नहीं बल्कि चाहे गांव के मेले हो, चाहे धार्मिक आयोजन हो या फिर बहुत बड़े आयोजन या बड़े कलाकारों की संगत, उन्होंने हजारों मंचों पर हजारों प्रस्तुतियां दी हैं। इसीलिए तो उनके इसी कला प्रेम को देश पद्म पुरस्कार के माध्यम से कर रहा है सलाम। गुजरात की मिट्टी में जब ढोलक की थाप गूंजती है तो वो सिर्फ संगीत नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपरा की धड़कन बन जाती है। जूनागढ़ के मीर हाजी भाई रमकड़ू पिछले 60 से अधिक वर्षों से इसी धड़कन को अपनी सांसों में बसाकर जिंदा रखे हुए हैं। हाजी रमकड़ू ने संगीत की पहली दीक्षा सिर्फ 12 साल की छोटी उम्र में अपने पिता कसम मीर से ली थी और शायद तब उन्हें भी नहीं पता था कि ये छोटी सी शुरुआत एक दिन उनकी पूरी जिंदगी बन जाएगी। बचपन से ही कड़ी साधना, निरंतर अभ्यास और लोक संस्कृति के प्रति गहरी भावना ने उन्हें एक अनोखे शिखर पर पहुंचा दिया है। साधारण जीवन, सीमित संसाधन और बड़े मंचों की कमी के बावजूद उन्होंने अपनी कला का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि गांव-गांव, मेलों और धार्मिक आयोजनों में ढोलक की उस थाप को जिया जो लोगों के दिलों की पहचान बनती चली गई। 25 वर्ष से इस संस्था के अंदर हूँ। गुजरात में एक संस्था पिछले 25 सालों से कार्यरत थी जो लोक संगीत के डायरा कार्यक्रम आयोजित करती थी। उन डायरा कार्यक्रमों के आयोजकों में शंकर भाई एक ऐसे व्यक्ति भी थे जो संगीत, सुर और गीतों को अच्छी तरह से समझते थे और उन्हें सम्मान भी देते थे। एक दिन शंकर भाई ने कहा कि डायरा के कार्यक्रम में आप हमें आनंदित करते हैं। इसके बाद वे एक मंच पर आए, मेरा ढोल पकड़ा और सबके सामने घोषणा की कि आज से इनका नाम हाजी रमकड़ू होगा। धीरे धीरे पूरे गुजरात और गुजरात के बाहर लोग मुझे हाजी रमकड़ू के नाम से जानने लगे। तो तारी इजाजत जो हो तो हूँ तारू नाम जोड़ कर देता हूँ। हाजी रमकड़ू की ढोलक सिर्फ बजती नहीं बल्कि बोलती है, कभी भक्ति बनकर, कभी विरासत बनकर। हजारों मंचों और 3000 से अधिक प्रस्तुतियों के जरिए उन्होंने न सिर्फ लोक संगीत को जीवित रखा बल्कि उसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम भी किया। गौ सेवा, मंदिरों और धार्मिक आयोजनों में अनगिनत पारंपरिक लोक कला प्रस्तुति दायरा के जरिए उन्होंने कला को सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे समाज सेवा का माध्यम बनाया है। यही वजह है कि वो सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि कौमी एकता और संस्कृति के जीवंत प्रतीक बन गए हैं। हाजी मीर को
जो देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है, जो कला के क्षेत्र में एक ढोलक का किंग कहा जाता है। पूरे देश के अंदर हाजी रमकड़ू हाजी बीर जैसा ढोलक कोई बजाता नहीं है। और जो काम उसके ढोल पे जो लोग नाचते हैं, उसके ढोल पे जो बातें सुनते हैं तो कहीं मग्न हो जाते हैं। आज जब आधुनिकता की दौड़ में लोक कलाएं कहीं पीछे छूटती नजर आती हैं, तब मीर हाजी भाई जैसे कलाकार एक सच्चे प्रहरी की तरह इस परंपरा को थामे हुए हैं। गुजरात की लोक संस्कृति को अपनी ढोलक की हर थाप में जीवंत करने वाले लोक कलाकार मीर हाजी भाई रमकड़ू को पद्मश्री के सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई। ये सभी कहानियां उन कदमों की गाथाएं हैं जिन्होंने कठिनाइयों की धूल को अपने विजय का आभूषण बना लिया। इनके अडिग संकल्पों की यात्रा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।